नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और 2019 का ये हम लोग लास्ट पार्ट यानी जो भी बचे हुए क्वेश्चन है इस पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। ठीक है, देखिए, सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस into 3 pieces. Length of first piece is equal to the average of the 3 single digit odd prime numbers. ठीक है, तो कहने का मतलब पहला जो पीस है पेपर का उसका जो लेंथ है वो यहां से निकल आ रहा है ना। तो देखिए, सुनीता एक पेपर को 3 पार्ट में बांट देती है, ठीक, 3 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देती है। चलिए मान लेते हैं एक ये हमारा पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है और ये तीसरा टुकड़ा है। एक पेपर लिया सुनीता ने, उसको 3 टुकड़ों में काट दिया, तो यही 3 टुकड़ा है। ठीक, अब ये बोला है जो पहला टुकड़ा है उसका जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर यानी 1 से लेकर के 10 के बीच का प्राइम नंबर, जिसमें प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7 यही होते हैं। अब इसमें कह रहा है ऑड प्राइम नंबर, तो 2 हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है। तो 3 हमारे पास बचते हैं, 3, 5 और 7, यही 3 प्राइम नंबर बचते हैं। ये बोला कि सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर का एवरेज, तो एवरेज कैसे करते हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 3 ही नंबर है। तो 7, 5, 12, 3, 15, 15/3 यानी 5 आ गया। तो यानी पहला टुकड़ा का जो लेंथ है वो हमारे पास 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब अगला बोला है लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड। ठीक, जो दूसरा टुकड़ा है उसका जो लेंथ है वो पहला प्लस तीसरा का 1/3 है। अब तीसरा का हमें नहीं मालूम, तीसरा को अगर हम x मान लेते हैं, तीसरा को हम क्या मान लें, x मान लें। तीसरा को अगर हम x मान लेते हैं कि तीसरा टुकड़ा का लंबाई अगर x है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 5 प्लस x/3, यही होगा दूसरा का। तो यानी तीनों का लेंथ हम लोगों के पास आ गया है, तीनों का लेंथ आ गया है, भले ही x के टर्म में। बाकी देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। और जो तीसरा का जो लंबाई है, लेंथ ऑफ फर्स्ट odd prime number, length of the second piece is equal to that of the first plus 1/3 of the length of third, and the third piece is as long as other 2 pieces together। और जो तीसरा का जो लेंथ है वो पहला दोनों का लेंथ को मिला के है। तो यानी x बराबर 5, ये पहला का लेंथ हो गया। अब प्लस दूसरा का क्या है, 5 प्लस x/3। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब पूछा है लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर। ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर मतलब इन तीनों टुकड़ों को मिला दीजिए, वही ओरिजिनल है ना। तो कुल मिला के ये ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर का लेंथ आपसे पूछा है, तो तीनों टुकड़ों का लेंथ हम लोग अलग अलग निकाल के अगर उसको जोड़ देंगे तो ओरिजिनल का लेंथ हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये एलसीएम हो जाएगा 3। तो एलसीएम अगर 3 आ गया तो 5 तिया 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, और प्लस x/3। तो बाई 3 इधर 3 भेज देंगे तो ये 3x हो गया। यानी 3x इक्वल टू 15 + 15 + x। तो इस x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो 2x इक्वल टू 30। तो यहां से आ गया हमारे पास x इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू आ गई 15। यानी तीसरा टुकड़ा का लंबाई जो है ये 15 है। तो ये 15 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15/3 यानी 5। तो 5 + 5 10, यानी ये हो गया 10। तो टोटल जो तीनों टुकड़ा का लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इधर से 15, इधर से 10, 25 और ये 5, 30। तो ये पूछा है ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर कितना लंबाई का रहा होगा, तो 30 यूनिट का रहा होगा, है ना। 30 आ गया है हमारे पास, तो इसका उत्तर हो गया 30 डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस हाउ मेनी सच 5s आर देयर which are not immediately preceded by 3 but are immediately followed by 7। देखिए क्वेश्चन है, ये अनुक्रम हमारे पास दिया गया है। इसमें पूछा है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनका ठीक पहले 3 नहीं है। यानी हमें सिर्फ वही 5 पिक करना है जिसके ठीक पहले 3 नहीं है। तो यहाँ देखिए इसके ठीक पहले 3 नहीं है, तो ये वाला 5 हम लोगों ने पिक कर लिया। अब ये 5 लेंगे, इसके ठीक पहले 3 है, ये वाला 5 भी लेंगे, इसके ठीक पहले 3 है, तो ये दोनों हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो केवल एक ही 5 है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया भाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। केवल एक ही 5 ऐसा है जिसके ठीक पहले 3 नहीं है और ठीक बाद में 7 है। अच्छा, ठीक बाद में यहाँ 7 है, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास उत्तर इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। एक ज्वाइंट परिवार में
एक संयुक्त परिवार में टोटल 7 सदस्य हैं, ABCDEFG, जिसमें 3 महिलाएं हैं, ठीक है, और जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। तो जी क्या है, एक विडो है, ठीक, और वो एक सिस्टर इन लॉ है किसका, डी के पिता का, डी के पिता एफ का। तो अगर डी हमारे पास देखिए, तो यानी डी का जो है ना पिता है कौन, एफ, जनरेशन गैप ऐसे बना लें, तो ऊपर वाला ये जनरेशन है एफ, और इसका जो है ना डी, यानी डी का पिता है एफ, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी ये मेल मेंबर है। अब कह रहा है बी एंड डी आर सिबलिंग्स, तो डी और बी जो है ना ये सिबलिंग्स है, तो बी यहां बना लेते हैं, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, बी एंड डी आर सिबलिंग, एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी, और ए जो है ना इसकी बेटी है बी की, तो यहां पर ए आ जाएगा, और ये भी फीमेल, तो 2 फीमेल हमारे पास, नहीं 2 नहीं, अभी एक ही फीमेल आया है, तो ए इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द कजन ऑफ बी, बी का जो है ना कजन है सी, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बना देते हैं, यानी सिबलिंग तो है लेकिन कजन है, ठीक। तो हु इज ई, तो ई कौन है ये पूछा है, देखिए, तो अगर एक ही परिवार का सदस्य है, ठीक, ये यानी डी का पिता ये एफ है, ठीक, और ये दोनों डी और बी भाई बहन है, और बी की बेटी जो है ना वो ए है, तो यहां पर हमारे पास एक ही फीमेल, अभी तक 3 फीमेल टोटल फैमिली में है, और यहां पर क्या बोला था, जी इज द विडो या सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी इज फादर एफ, यानी एफ का ये तो ये साली है या फिर भाभी है, यही कुछ लिखा है ना, साली या भाभी है, कौन, जी, तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, जी जो है ना ये एफ का साली या भाभी, यानी ये भी फीमेल है, तो 2 फीमेल मेंबर आ गए, 3 फीमेल टोटल है ना, तो यानी इस दोनों में से कोई एक फीमेल होगा, ठीक। फिलहाल अगर हम लोग फैमिली ट्री देखें तो हमारे पास यहाँ एक पिता तो है, अभी तक माँ नहीं आई है इस पिक्चर में, है ना, तो हु इज ई, तो ई हो सकता है इनके वाइफ होंगे, अगर हम लोग इसी को एज्यूम करके सवाल को बनाना चाहें, तो ई अगर इनका वाइफ है, तो जो कपल होते हैं उसको हम लोग डबल एरो से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ई लिख देते हैं, ठीक। तो ई अगर, तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन बोला है कि हु इज ई पूछा है, वाइफ ऑफ एफ, एफ का वाइफ हम लोगों ने एज्यूम किया, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं, ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ए कहां पे है, यहां पे, ए जो है ना ये बी की बेटी है, और बी और डी भाई बहन है, और ये दोनों संतान है एफ के, और एफ के अगर ये वाइफ है तो ये इसकी दादी तो हो ही सकती है ना, दादी या नानी जो भी होगा, है ना, ग्रैंड मदर लिखा है यहाँ, दादी और नानी दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ग्रैंड मदर हम लोग दादी और नानी दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब कह रहा है सी की चाची या मामी या मौसी या बुआ, यानी बी ई जो है सी का क्या हो सकता है, तो देखिए सी चूंकि बी का कजन ब्रदर था, या कजन ब्रदर या सिस्टर जो भी है, यानी कजन है, तो अगर बी का ये कजन है और बी की ये मम्मी है, तो ई इस सी के लिए क्या हो सकता है, चाची, मामी, बुआ, कुछ भी हो सकता है, यानी सी ऑप्शन भी, यानी तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो ये ऑप्शन लिए थे ना, इस हिसाब से ये हमारा तीनों ही ट्रू हो जाता है, और ये फैमिली ट्री जो है ना सही हो जाता है, तो ऑप्शन हमारे पास डी इसका बचता है, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास को थोड़ा सा मजेदार बनाया जाए, है ना, तो मजेदार इस हिसाब से बना रहे हैं कि अभी तक हम ही सिर्फ मेहनत करते थे, ठीक है, आज से हम एक नया तरकीब निकाले हैं कि एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका आप लोग सोच करके इसका आंसर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आंसर टिक करने जा रहा था मैं, चलिए कोई नहीं, इसका जो है ना कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा अगर तरकीब भी बता सकें तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। बाकी आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, वहां पर ये क्वेश्चन दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्यूब से रिलेटेड है, और क्यूब हम लोगों ने 3-4 बार डिस्कस कर चुका है, कैसे बनाते हैं, कैसे उसका फलक रंगते हैं, क्या करते हैं सब, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, कितने ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, सेटिस्फाई द क्वेश्चन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 आना चाहिए, तो कह रहा है ऐसे कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं। देखिए तो ये क्या हो सकता है कि अगर हम एक एक ले लें इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि अलग अलग नंबर्स है, एक नेचुरल नंबर्स है, तो सेम हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इसको एक ले लें, इसको भी एक ले लें, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको हर हाल में 4 लेना पड़ेगा, है ना, तो इसको 4 लेना पड़ेगा, यानी पहला ट्रिपलेट तो हमारा यही पॉसिबल है। तो अगर 1 1 4 का ही कॉम्बिनेशन में हम बनाना शुरू करें, तो 1 1 4 हो गया, 1 4 1 हो सकता है, या 4 1 1 हो सकता है, यानी 3 यहां से पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई, तो 4 और 1 को मिला करके हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आ गई, 3 ट्रिपलेट्स पॉसिबल है, ठीक। अब हम एक क्या ले सकते हैं कि अगर हम इसको 2 ले लें, इसको अगर 2 लेंगे
इसको 3 ले लेते हैं तो 2 3 5 और इसको 1 ले सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 पॉसिबिलिटी, मतलब 1 2 3 में 6 टोटल पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका मैं लिख लिया हूँ वहां पे कि 3 हमारे पास आ गए हैं, 3 ट्रिपलेट्स आ गए हैं। अगर हम इसको यानी 1 2 3 पर खेलें तो 1 2 और 3 दोनों को जोड़ करके तीनों को 3 2 5 1 6 हो रहा है। तो अगर 1 2 3 नंबर लें तो इसमें टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, है ना। देखिए 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 और फिर 3 2 1 3 1 2, ये 6 बनते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 का मिला करके टोटल 6 ट्रिपलेट्स यहाँ बन गए। तो 6 यहाँ बन गए, 1 1 4 ले रहे थे तो 3 यहाँ बन गए, तो 6 3 9 हो गए। अब अगर हम 1 को 2 ले लेते हैं इसको, ठीक, और 1 वाला पॉसिबिलिटी हम ले चुके हैं, इसको भी 2 ले लें, यानी रिपीट कर दे रहे हैं अगर, तो 2 2 4 हो गया। इसको हर हाल में 2 लेना पड़ेगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अगर इसको सेटिस्फाई करवाना है तो इसको यानी तीनों जगह 2 लेना पड़ेगा। तो एक केस यहां पर आ गया, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी क्या है क्या? अगर हम इसको 3 ले लेते हैं तो केवल यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है और ये दोनों हमने यहाँ लिख दिया है। अगर हम 3 इसको भी ले लें इसको भी ले लें तो यही 6 हो जाता है, तो जेड को 0 लेना पड़ेगा, वो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ बोला है एक्स वाई और जेड जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है, 0 हमारा होल नंबर में आता है ना। तो कहने का मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी हमने निकाल दी, टोटल इतना ही ट्रिपलेट हमारे पास पॉसिबल है, 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 6 3 9 1 10, तो इसका उत्तर हो जाता है 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय। यदि डॉलर का अर्थ विभाजित है या भाग है और एट द रेट का अर्थ गणित है या गुणित है, गुणा है, हैश का अर्थ जो है वो घटाया जाना है यानी सब्ट्रैक्शन है। तो इसको देखिए, ये थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं है, 10 5 1 और 5 है, इसी को लेकर के बनाते हैं। अगर ये 10 है और यहाँ हैश है, हैश और फिर 5 है, तो हैश जो है ना सिंबल वो किसको डिनोट कर रहा है? हैश मीन्स माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। आगे है एट द रेट, एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई को, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर यहाँ पे 1 है, 1 है और फिर यहाँ पे क्या है? डिवाइड, ये है डॉलर, डॉलर 5, तो डॉलर जो है ना डिवाइडेड बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो कुल मिला के ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 10 माइनस 5 गुणा 1/5। अब ये मल्टीप्लाई पहले करते हैं, पहले भाग करते हैं, वो हमने कर लिया, बॉड मास रूल, है ना, बॉड मास। तो बॉड मास रूल में ये हमारे पास इसमें मौजूद था नहीं बी और ओ यानी ब्रैकेट और ऑफ, तो सीधा डी के पास गए, डी हमने कर लिया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये 5 और 5 कट जाएगा, 1 हो गया, यानी तो ये हो गया 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, यानी इसका उत्तर हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, थोड़ा इसका क्लियर विजिबिलिटी नहीं था लेकिन फिर भी हम लोगों ने अंदाजे से इसको देख लिया है। आपको वीडियो में शायद क्लियर दिखेगा। चलिए, यही हमारे पास प्रश्न था और इसका उत्तर जो है ना 9 आ जाता है, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 डिजिट नंबर 4252 4252 4252 74 746 और बी। कह रहा है ये 8 अंकों की एक संख्या है, ठीक, इसको 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है, तो बी का कितना मान संभव है? कहने का मतलब ये पूरा जो नंबर है ना 3 से डिविजिबल है, तो बी क्या क्या हो सकता है यही पूछा है ना। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रोल बहुत बार आ चुका है, एक बारी और बता दे रहे हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर इन सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा, और यही बोला है कि ये पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है, तो बी क्या क्या हो सकता है। देखिए, तो ये 4 2 6 3 से डिविजिबल है ना, 7 2 9 ये भी 3 से डिविजिबल, 6 भी 3 से डिविजिबल, 5 4 9 भी 3 से डिविजिबल, यानी ये पूरा नंबर तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है। तो बी क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो जाए तब भी, यहाँ 0 हो जाए तब भी, इन सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो सम में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो यानी वो भी 3 से डिविजिबल होगा, तो बी 0 हो सकता है। 3 लिख दें तब भी 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, यानी ये 4 संख्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, है ना। बी का मान 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि इन सब का सम जो है ना ऑलरेडी 0 हो चुका है, ऑलरेडी ये 3 से डिविजिबल हो चुका है। तो यहाँ क्या हो सकता है? 0 होगा, यहाँ 0 रख देंगे तब भी ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 रख देंगे तब भी होगा, 6 रख देंगे तब भी होगा, 9 रख देंगे तब भी होगा। तो कुल मिला के हमारे पास 4। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी? तो 4, टोटल 4 पॉसिबल वैल्यू है। पूछ लेता है कि कौन कौन सा, तब हमारे पास आंसर क्या होता है? 0 3 6 और 9। ठीक है, तो उत्तर इसका 4 है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 6 विद्यार्थी हैं ABCDE और F, कई परीक्षाओं में बैठे, या तो C का या F का प्राप्तांक अधिकतम है। जब भी C का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। ठीक है, देखिए ABCDE और F ये 6 विद्यार्थी हैं। ठीक, ये कई एग्जाम्स में बैठते हैं और बोल रहा है कि या तो C टॉप करता है या F टॉप करता है, यानी सबसे अधिकतम अंक प्राप्त करता है। यानी अगर हम इसको रैंक वाइज सजा दें तो पहला 1 2 3 4 5 6 यही 6 विद्यार्थी हैं। इसको अगर हम रैंक वाइज सजा देते हैं, ठीक, तो पहला केस ये हो सकता है कि अगर C टॉप कर जाता है, दूसरा केस क्या है कि F टॉप कर जाता है ना, या तो C अधिकतम अंक प्राप्त करता है या F अधिकतम अंक प्राप्त करता है, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब बोल रहा है कि जब भी C का प्राप्तांक अधिकतम होता है, यानी C जब टॉप करता है तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होता है, यानी तब E जो है ना वो लास्ट पोजीशन पे आता है, यानी E हो जाएगा तब छठा पे। ठीक है, E चला जाएगा छठा पे, यानी जब C टॉप किया है तब E कहां चला गया, बॉटम पे। अब आगे है कि जब भी F का प्राप्तांक अधिकतम होता है, यानी जब F टॉप करता है तो B का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जब F टॉप किया है तो छठे स्थान पर कौन आ गया, B आ गया। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं आगे क्या है कि सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स। सभी टेस्ट में इन लोगों को अलग अलग मार्क्स जो है ना मिलते हैं। अब बोला है डी स्कोर्स हायर देन ए, डी का जो स्कोर है ना वो ए से ज्यादा है, यानी डी जो है ना हमेशा ए से ऊपर रहेगा, डी ए से ऊपर रहेगा। ठीक है, डी को ऊपर लिख दिया मैंने ए से, डी स्कोर्स हायर देन ए, बट दे आर क्लोज कंपिटिटर्स, और वो लोग जो है ना बहुत ही क्लोज प्रतिस्पर्धी हैं। ठीक है, अब ए स्कोर्स हायर देन बी, अब ए जो है ना ये बी से, यानी कि बी जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए जो है ना वो बी से ज्यादा अंक ला रहा है। ठीक है, डी जो है वो ए से ज्यादा, ठीक, ए जो है वो बी से ज्यादा, एंड सी स्कोर्स हायर देन ए, और सी जो है ना वो ए से भी ज्यादा ला रहा है। तो इसको हम यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है किस केस में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास इतना सिचुएशन मौजूद है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ स्टैंड्स सेकंड इन द रैंकिंग देन पोजीशन ऑफ बी। अगर एफ सेकंड पोजीशन पे है, देखिए टॉप कर सकता था या तो सी या एफ, अब कह रहा है एफ सेकंड हो गया, यानी पहला वाला केस, यानी सी टॉप कर रहा है, तो सी अगर टॉप पे है, एफ यहां आ जाता है। ठीक, और सी अगर टॉप करता है तो ई बॉटम पे आएगा, तो हमारे पास यही तीन बचते हैं, तो डी ए बी आ जाएगा यहाँ पे, डी ए और बी, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए सारा वैलिड है, सारा वैलिड है ना, बी से ज्यादा अंक ए को, ए से ज्यादा डी को, और डी से ज्यादा सी को, सी तो टॉप पे ही है, तो यहाँ कहना ही नहीं है। अब क्या पूछा है, देन पोजीशन ऑफ बी, तो बी का क्या पोजीशन है, तो बी का 5वां पोजीशन है ना, तो बी का पोजीशन क्या है, 5th है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर। ठीक, देखिए बड़ा अच्छा से ये रैंकिंग हम लोगों ने कर लिया। ठीक, ये हमको अगला क्वेश्चन में भी शायद इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना ये 2-3 क्वेश्चन के लिए है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, फिर बैक कर लेंगे। इफ बी स्कोर्स द लिस्ट देन रैंक ऑफ सी विल बी। बोला है अगर बी को सबसे कम नंबर मिलता है, ठीक है, तो आइए इसी रैंक को फॉलो करते हैं हम लोग। तो बी किस केस में सबसे लिस्ट होता है, जब एफ टॉप करता है, यानी बी सबसे बॉटम पे तभी आएगा जब एफ टॉप किया है, यानी ये वाला कंडीशन अब की बार लेंगे, तो ये वाला कंडीशन अगर लेंगे, ठीक, तो बी हमारे पास यहाँ पर बॉटम में आ गया, एफ टॉप पे आ गया, तो सी का कुछ दिया है क्या, सी का ही पूछा है बी स्कोर्स लिस्ट, तो सी का ही अगर पूछा है, अगर सी का ही पूछा है तो एफ यहां आ गया, बी यहां आ गया, तो हम लोग सी को अब डी ए बी से सी को यहां पर ए से ऊपर रख सकते हैं ना, तो हमारे पास यहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, बी से ऊपर हो जाएगा ए, यहां ए हो जाएगा, और ए से ऊपर यानी यहां पर भी सी हो सकता है, और इधर डी, और एक ई भी तो है हमारे पास, एक ई भी है, तो ई अगर यहां आ जाए, ठीक, ई यहां आ जाए, ई के बारे में कमेंट नहीं है इसमें, देखते हैं क्वेश्चन, ई के क्या बोलो, बी स्कोर्स लिस्ट एंड सी विल बी, बी के बारे में है खाली, ई के बारे में कमेंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो जब ई के बारे में नहीं है कमेंट तो ई को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, है ना, एफ जब टॉप करेगा तो बी बॉटम पे आएगा, और इन जो है डी ए बी तो ऐसे फिक्स है कि सबसे ऊपर डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस
और जो C है ना वो यहां भी हो सकता है कुल मिला के, और यहां भी हो सकता है। अगर यहां C हो जाएगा तो यहां E होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुल मिला के हम क्या बता सकते हैं, देखिए, तो C या तो सेकंड करेगा या तो फोर्थ करेगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, सेकंड और थर्ड, दूसरा या तीसरा, तीसरा था क्या ये, देखिए C कहाँ है, C या तो यहां आ सकता है, और D, अच्छा हाँ ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, अगर D, अगर हम E को यहां रख दें जस्ट, ठीक, तो यहां आ जाएगा। कुल मिला के C यहां और यहां आ सकता है ना, DAB, DAB को ऐसे रख सकते हैं। हाँ ये गड़बड़ कर दिया था हमने पिछला, ठीक है, तो DAB को ऐसे रख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये वाला हम सीक्वेंस ऐसे ही उठा के रख देंगे, तो B यहाँ है तो A यहाँ और D यहाँ रखना पड़ेगा। अब C जो है ना इसके ऊपर ऐसे, तो मतलब कुल मिला के सेकेंड और थर्ड ये हो सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 77 नंबर का D आंसर, सेकेंड और थर्ड दोनों, ठीक, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इफ E रैंक थर्ड, अब E को थर्ड करवा दिया जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा सही है। अगर E को हम थर्ड करवा दे रहे हैं, ठीक, तो कौन सा सही है, तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन। तो देखिए एक बारी फिर से ये टेबल, तो ये भी हो सकता है सिचुएशन और ये भी हो सकता है। अच्छा ये वाला नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें ई को थर्ड करवा रहा है। अगर ये वाला पोजीशन हम लोग लेते हैं, ये वाला कंडीशन, तो ई चला जाता है बॉटम में, लेकिन वहां ई को थर्ड करवा रहा है, यानी ये वाला कंडीशन लिया है, तो एफ हम लोग यहां रखेंगे, बी नीचे रखेंगे और ई को थर्ड करवाते हैं। आइए, तो इसमें क्या है कि एफ हम लोग टॉप करवाएंगे, बी को बॉटम पे रखेंगे छठे पे, ये एक पे है, ये 6 पे है, बीच में हमारा 2 है, 3 है, 4 और 5। अब कह रहा है कि ई को हम थर्ड करवा रहे हैं, यानी यहाँ पे ई आ जा रहा है, ठीक। और वो जो तीसरा वाला था एक, जो ए से ऊपर डी आएगा, वो कौन सा था, ये देखिए डी ए बी था, यानी डी ऊपर फिर ए फिर बी, इसको हम लोग इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं। बी यहाँ है तो ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, है ना, तो सी इधर आ जाएगा। किसका पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, चारों पढ़ना पड़ेगा, चारों पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ऐसा है क्या, नहीं है ना, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ए रैंक फोर्थ, ए फिफ्थ पे है, डी रैंक फिफ्थ, डी हमारा फोर्थ पे है, तो कुल मिला के हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो कौन सा है, ये बी ऑप्शन, सी गेट्स मोर देन ई। सी जो है ना ई से, देखिए ई थर्ड है तो सी हमारा सेकंड पे आ जाएगा, है ना, और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी, तो कुल मिला के बी आंसर इसका हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आगे दो क्वेश्चन के लिए ये स्टेटमेंट हमारा काम करेगा, ये दोनों, ठीक है, देख रहे हैं डायरेक्शन में दिया हुआ है कि फॉलोइंग टू आइटम्स, ठीक है, तो दो क्वेश्चन आगे जो है, क्वेश्चन नंबर 79 और 80 दोनों इसी स्टेटमेंट से बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, यानी सोहन का वेट का 2 गुना अगर करते हैं, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, तो ये मोहन या रोहन दोनों से छोटा होता है। अगर ये मोहन और रोहन दोनों से छोटा है, इसका 2 गुना करने पर भी, इसका मतलब अगर ये, इसको हम 2 गुना ना करें, ठीक है, केवल एक ही गुना रहने दें, तो केवल एस जो होगा वो इन दोनों से बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि 2 गुना करने पर भी छोटा अगर है तो इसका हाफ कर देंगे तो बिल्कुल छोटा होगा, यानी एस जो है वो हमेशा एम और आर से तो छोटा होगा। इतना बात यहां से पता चल गई। एम और आर में कौन छोटा बड़ा है ये हमें नहीं पता चला अभी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, अब अगर रोहन को 2 गुना कर देते हैं, रोहन का वेट का 2 गुना इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन, तो ये मोहन और सोहन दोनों से बड़ा हो जाता है। यही कुछ स्टेटमेंट से पता लगा हमें। अब ये क्वेश्चन पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो नीचे दिए गए कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए यहां से भी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इसको 2 गुना करने पर ये बड़ा हो रहा है, तो हाफ में ये बड़ा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह पाएंगे हम, है ना, तो 2 गुना करने पर लेकिन बड़ा हो जा रहा है, ये बात है मोहन और सोहन दोनों से, है ना। चलिए तब स्टेटमेंट देख लेते हैं, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, तो क्या मोहन का वेट जो है सबसे बड़ा है ना, तो यहां से एस से तो बड़ा है, लेकिन आर से बड़ा है कि नहीं है ये कैसे कह पाएंगे। अगर हम यहां दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 2 से, तो ये बन जाएगा आर ग्रेटर देन एम बाई 2, यानी अगर m का हाफ करते हैं तो ये छोटा हो जाता है r से, है ना।
तो m का हाफ करने पर छोटा हो रहा है। ठीक, अगर हम डबल कर इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2r। 2r जो है ना m से बड़ा हो जा रहा है, और m का हाफ कर देते हैं तब भी r जो है ना बड़ा है। तो यहां से मतलब कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा ये वाला, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। तो मोहन का वेट ग्रेटेस्ट इस केस में तो नहीं बता पा रहे हैं हम लोग, है ना। अगला देखते हैं, वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट। तो सोहन का तो किसी भी सूरत में ग्रेटेस्ट नहीं हुआ, ये तो सबसे छोटा है। वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट। रोहन कहाँ है, वहां। रोहन और मोहन इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है। हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए चूंकि रोहन और मोहन, यहां पर जो है ना ये स्टेटमेंट हमें फंसा दिया है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा अगर और अच्छे से ऑब्जर्व करें, ठीक, तो इसको अगर 2r कर देते हैं तो 2 गुना इसका होने पर ये m से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब अगर सिंगल रखेंगे तो हो सकता है ये इससे छोटा हो। तो यहां से हम ये जरूर कह पाएंगे कि मोहन जो है ना रोहन से बड़ा है। तो और s जो है ये छोटा है, तो s अगर ऑलरेडी छोटा है और मोहन अगर r से यहां से बड़ा हो जा रहा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा मोहन हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, मोहन इज ग्रेटेस्ट। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से सोचें, है ना, कि 2 गुना करने पर ये बड़ा हो रहा है। ठीक, तो अगर इसको हम हाफ कर देंगे तो ये इससे छोटा हो सकता है। तो ये अगर इससे छोटा हो गया तो r तो यहाँ s ऑलरेडी छोटा है, तो r भी जब छोटा हो गया तो सबसे बड़ा कौन बचेगा तीनों में, m ही बचेगा। तो इसीलिए हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी वही स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर छोटा निकालना है, पता करना है। तो सोहन ही सबसे छोटा था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो गया, है ना। ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि सोहन ही यहाँ सबसे छोटा है। सोहन जो है ना मोहन और रोहन दोनों से छोटा है 2 गुना करने पर भी। तो अगर इसको हम हाफ कर देंगे तो ये तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 80 का जो आंसर है ना वो बी हमें वहीं से पता चल गया था। ठीक, चलिए तो 2019 का जितने भी क्वेश्चन था, ठीक, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2018 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर बताइएगा उस वाले क्वेश्चन का, और ये भी बताइएगा कि उसको लाइव क्लास में डिस्कस करना है। अगर करवाना चाहते हैं तो लाइव क्लास में आप लोग जुड़ेंगे, हम शेड्यूल कर देंगे उसको। ठीक, और कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। तो कमेंट में हमें बताइए उसका उत्तर, और ये भी बताइए कि लाइव क्लास में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।